हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने अनुवांशिकी के बारे में चर्चा स्टार्ट की थी और हम एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और व्युत्पन्न परीक्षण के बारे में चर्चा कर चुके थे। दोस्तों, मैं एक संकर क्रॉस के फिनोटाइप की बात करूंगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या है, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले फिनोटाइप की, तो होगा 3:1, और जीनोटाइप की बात करूंगा तो होगा 1:2:1। ठीक है, एक संकर क्रॉस के फिनोटाइप की बात करूंगा तो वो 3:1 होता है, और जीनोटाइप की बात करूंगा तो 1:2:1 होता है। फिर मैंने द्विसंकर क्रॉस के बारे में बताया था। द्विसंकर क्रॉस, इसका फिनोटाइप बताया था मैंने। कितना बताया था इसका फिनोटाइप? इसका फिनोटाइप बताया था मैंने 9:3, 3:1, और इसका जीनोटाइप भी बताया था मैंने। जीनोटाइप क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कि एक संकर क्रॉस के फिनोटाइप क्या होंगे, एक संकर क्रॉस के जीनोटाइप क्या होंगे। ऑप्शन में दे देंगे आपको, 3:1 मिलेगा तो उस पर क्लिक करना है। अगर जीनोटाइप के बारे में बोलेंगे तो 1:2:1 पर क्लिक करना है। एक द्विसंकर क्रॉस के बारे में पूछेंगे F2PD की, F2PD में तो इसका फिनोटाइप होगा 9:3:3:1। अगर जीनोटाइप में पूछा जाता है, जो बहुत कम पूछा जाता है, तो ये याद रखना जीनोटाइप क्या होगा, 1:2:2:4, अनुपात में 1:2, 1:2, फिर 1:1। इसका जीनोटाइप ये होगा। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है मेंडलवाद या मेंडल के नियम। आज मेंडल के बारे में चर्चा करते हैं। अपन मेंडल के बारे में आज एक चर्चा करते हैं। मेंडल के बारे में चर्चा करने से पहले मेंडल का वो परिचय देता हूं मैं आपको। पहले मेंडल का पूरा नाम क्या है मेंडल साहब का? ग्रेगोर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगोर जॉन मेंडल है। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था इनका 22 जुलाई 1822 में, और मृत्यु हुई थी इनकी 1884 में। दोस्तों, इन्होंने पढ़ाई कहाँ, ये कहाँ के थे ये भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थे ऑस्ट्रिया नाम के देश के, ऑस्ट्रिया के हैजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव के कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के हैजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में रहने वाले थे। इन्होंने स्टडी यानी पढ़ाई कहाँ तक की थी? पढ़ाई किस किस में की है इन्होंने? दोस्तों, मेंडल पढ़े लिखे थे, ये ध्यान रखना। मेंडल इन्होंने मैथ में पढ़ाई की है, मैथ में पढ़ाई की है। इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान पढ़ाई की है, प्राकृतिक विज्ञान में पढ़ाई की है। इन्होंने दर्शन शास्त्र में भी पढ़ाई की है, दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की है। इनका मैथमेटिशियन होने के कारण ही यह बहुत बड़े बड़े सूत्रों को कर पाए, अनुवांशिकी के बहुत बड़े बड़े सूत्रों को कर पाए, जिन्हें समझने में जीव वैज्ञानिकों को काफ़ी मुश्किल हुई थी। इसके कारण इनके शोधों को जल्दी से कोई पढ़ता नहीं था पहले, और फिर उनके शोधों को इनके मृत्यु के बाद पढ़ा गया 1900 में। हम आगे बढ़ते हैं एक और बार। ये काम क्या करते थे? ये ब्रून्स ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में, ब्रून शहर के चर्च में क्या थे? पादरी का काम करते थे। पादरी थे, ठीक है। पादरी काम नहीं होता, काम करते, ठीक है।
अब ये इन्होंने क्या किया, पादरी ये इनके चर्च में आगे जगह थी खूब सारी, उन्होंने मटर के पौधे पर परीक्षण किया। अब मटर के पौधे पर परीक्षण किया सबसे पहले, तो इन्होंने क्या काम किया था, क्यों इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं इन्हें, क्योंकि इन्होंने चर्च में रहते हुए मटर के, जिसे पाइसम सटाइवम भी बोलते हैं, क्या है, इन्होंने चर्च में रहते हुए मटर के पौधे जिसे पाइसम सटाइवम भी बोलते हैं के 7 लक्षणों पर 7 साल तक क्या किया था, परीक्षण क्या किया, परीक्षण किया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्होंने कितने लक्षण लिए थे मटर के, तो मटर के 7 लक्षण लिए थे उन्होंने, और 7 साल तक इन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। इनके चर्च में एक पुस्तक निकलती थी जिनमें इनका कार्य का क्या हुआ, प्रकाशित किया था। चर्च की पुस्तक में इन्होंने अपने कार्य को क्या किया था, प्रकाशित किया था। अब चर्च में जो पुस्तक निकलती थी उसका नाम क्या था, वो भी देखते हैं। किस पुस्तक में किया था, नहीं, किस नाम से किया था, पुस्तक का नाम नहीं था, किस नाम से किया था, प्रकाशित इन्होंने किया था किस नाम से, पादपों में संकरण नाम से इन्होंने चर्च की पुस्तक में अपने कार्यों का प्रकाशित किया था। क्या, चर्च की पुस्तक में अपने कार्य को प्रकाशित किया, जिसका किस नाम से किया था प्रकाशित, पादपों में संकरण के नाम से इन्होंने अपनी पुस्तक का प्रकाशन किया था। दोस्तों, इन्हें जीते जी अपने कार्यों पर कोई भी पुरस्कार नहीं मिला, है ना, पर इनके कार्य किसी के सामने नहीं आ पाए। क्यों, क्योंकि ये एक तो चर्च की पुस्तक में प्रकाशित कर चुके थे, और वैज्ञानिक है जो ज़्यादातर वैज्ञानिक इन पुस्तक को नहीं पढ़ते थे। ठीक है, और इन्होंने जो अपने कार्य किए थे, ये मैथमेटिशियन थे, तो इनके मैथ के फॉर्मूले टाइप के वो कार्य थे। आपको पता है जीव वैज्ञानिक होते हैं, उनका मैथ से लेना देना बहुत कम होता है, उन्हें समझ में नहीं आया उन्होंने क्या प्रकाशित कर दिया। पर 3 वैज्ञानिक हुए, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 3 वैज्ञानिक कैसे हुए, 3 वैज्ञानिक हुए 1900 में, पेन चेंज करता हूँ, पेन चल नहीं रहा। 1900 में, सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने इनके कार्यों की पुनः खोज की। अच्छा, इनके कार्यों की पुनः खोज 1900 में 3 वैज्ञानिक इन्होंने वापस की थी। दोस्तों, ये डार्विन के समय के ही थे, तो डार्विनवाद पे सबका ध्यान था। एक वजह यह भी थी कि इनके कार्य ज्यादा लोगों के सामने आए। कौन कौन से वैज्ञानिक थे, एक तो थे कार्ल कॉलेंस। कार्ल कॉलेंस कहाँ के थे, कार्ल कॉलेंस थे जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल कॉलेंस। दूसरे वैज्ञानिक आए वॉन सेवरमैक, जो ऑस्ट्रिया के ही थे। तीसरे वैज्ञानिक आए हिंगो डी ब्रिज,
जो हॉलैंड के थे, इन्होंने, इन तीनों वैज्ञानिकों ने इनके कार्य की पुनः खोज की। ठीक है, अब इसमें सभी इसमें कॉलन्स नाम के वैज्ञानिक थे। जो आप आज मेंडलवाद देखते हो, मेंडल के नियम देखते हो, इन नियमों का रूप किसने दिया था? कॉलन्स ने दिया था। मैं यहां पर लिख रहा हूं, मेंडल के नियमों का रूप कॉलन्स नाम के वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, कॉलन्स, वॉल्ज-सेरमैक और ह्यूगो डुबीज नाम के वैज्ञानिक हुए। इन्होंने मेंडल के नियमों को वापस खोज की थी 1900 में। दोस्तों जीते जी इन्हें कुछ पुरस्कार नहीं मिल पाया था, पर मरने के बाद वापस से कॉलन्स, वॉल्ज-सेरमैक और ह्यूगो डुबीज ने उनके कार्य की पुनः खोज की थी। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसे मैं रफ करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं एक और चीज बताता हूं आपको। इन्होंने अपने कार्यों की जांच करनी चाहिए बेसिकली। उन्होंने राजमा और हेराशियम नाम के पादपों पर भी परीक्षण किया, जिससे इनको अपने कार्य की जांच कर सके। किस किस पे? राजमा पे। इन्होंने अपने कार्यों की जांच हेतु राजमा, जिसे फैसियोलस वल्गेरिस और हेराशियम, जिसे हॉकवीड भी बोलते हैं, पर भी परीक्षण किया। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने अपने कार्यों की जांच के लिए कोई दूसरे पादप पर भी परीक्षण किया था? देखिए हाँ किया था। किस किस के पादप पर किया था? एक तो राजमा पे किया था, जिसे फैसियोलस कैलवल्गेरिस भी बोलते हैं, और एक हेराशियम, जिसे हॉकवीड भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हें राजमा पर तो सफलता मिल गई थी, पर इनमें हेराशियम नाम में असफलता मिली थी। ठीक है, हेराशियम में असफलता मिली थी, केवल राजमा में, फैसियोलस वल्गेरिस में ही इन्हें सफलता मिली थी। अब आते हैं मेंडलवाद पर। मेंडल के नियम देखते हैं, मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे। जैसा कि पिछली क्लास में देख चुके, पर वापस से रिपीट करता हूं। मेंडल का वंशागति का प्रथम नियम, जिसे वंशागति का प्रथम नियम भी बोलते हैं या प्रभाविता का नियम भी बोलते हैं। प्रभाविता का नियम भी बोलते हैं। ये लॉ क्या है दोस्तों? हम पहले पढ़ चुके हैं इस लॉ के बारे में। ये लॉ कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बताई थी, ये मैंने बताई थी विषम युग्मकी के बारे में। ये विषम युग्मकी ही इनका प्रथम नियम है। क्या है नियम? इसका नियम वंशागति का प्रथम नियम या प्रभाविता का नियम यह है कि किसी जीव में दो असमान एलील
असमान एलील उपस्थित हो तो प्रभावी एलील अप्रभावी एलील के लक्षणों को क्या करता है, दबा देता है, देता है या अप्रभावी कर देता है। हाँ दोस्तों, क्या है नियम, किसी जीव में दो असमान एलील उपस्थित हो तो प्रभावी एलील अप्रभावी लक्षणों को क्या करते हैं, दबा देता है या अप्रभावी कर देता है। यही मेंडल का प्रथम नियम है दोस्तों। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे एक तो मैं लेता हूं टी, एक मैं लेता हूं टी, स्मॉल टी, ये लंबेपन का गुण रखता है, आपको जैसे पता है। ये बोनेपन का गुण रखता है। F1 पीढ़ी में आऊंगा, F1 पीढ़ी में क्या होगा, ये F1 पीढ़ी हो गई। F1 पीढ़ी में TT प्राप्त हुआ, ठीक है। अब ये TT के आप गौर करके देखोगे, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें क्या है, ये लंबेपन का गुण है और ये बोनेपन का गुण है एक जीव में। ये विषम युग्मकीय अवस्था है। इस विषम युग्मकीय अवस्था में क्या करता है, लंबा ही पौधा होगा, लंबेपन का गुण क्या करेगा। अब इस लंबेपन का गुण क्या करेगा, लंबेपन का गुण, लंबेपन का लक्षण क्या करेगा, बोनेपन के लक्षण को दबा देगा, ठीक है। तो यही प्रथम नियम है। आपने देखा होगा कि मैंने बताया भी था कि जब भी असमान एलील आएंगे तो ये देखिए असमान एलील है तो इसमें क्या होगा, ये लंबेपन का गुण बोनेपन को दबा रहा है। ये राउंडेड है, ये गोल का गुण झुर्रीदार को दबा रहा है। पौधा कैसा प्राप्त होगा, इसमें लंबा होगा, इसमें गोल बीज प्राप्त होगा। यही उसका प्रभाविता का नियम है, वनस्पति का प्रथम नियम या प्रभाविता का प्रथम नियम, मेंडल का प्रथम नियम के नाम से भी इसे हम जानते हैं। दोस्तों इसके कुछ अपवाद है। इसका एक अपवाद है, क्यों, क्या अपवाद है वो बताते हैं आपको। अब देखिए दोस्तों, इसका अपवाद देखते हैं मेंडल के प्रथम नियम का। हम मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद देखते हैं। मेंडल के प्रथम नियम का एक अपवाद है। अपवाद क्या अपवाद है प्रथम नियम का, जिसे सहप्रभाविता बोलते हैं। ये सहप्रभाविता किसका अपवाद है, मेंडल के प्रथम लॉ का। क्या है अपवाद, देखे बताता हूं मैं। मनुष्य में रक्त समूह होता है ए बी और ओ, ठीक है। अगर किसी में रक्त समूह ए है तो उसके दोनों जीन आपको पता है ये होंगे, तो रक्त समूह क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगर रक्त समूह बी है, रक्त समूह ए है, तो एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि उसमें या तो ए हो और जीरो हो, ओ हो, तो उसमें भी रक्त समूह ए ही होगा। एक और पॉसिबिलिटी बनती है बी हो रक्त समूह, तो उसमें बी रक्त समूह होगा। ये देखिए बी हो तो उसमें रक्त समूह बी होगा। अगर रक्त समूह ए बी होगा तो रक्त समूह क्या होगा, ए बी होगा। अगर रक्त समूह में ओ हो दोनों ही साइड, दोनों ही नर और मादा युग्मक में, तो रक्त समूह क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब इसमें अपवाद क्या है दोस्तों, इसमें अपवाद क्या है, ठीक है। ये भी तो सही बता रहा हूं, ये प्रथम नियम के अनुसार तो सही है ये भी, कि प्रभावित कौन सा है, ए प्रभावी है। यहाँ पर भी सही है, ओ प्रभावी थोड़ी है, ए प्रभावी है, ये भी सही है। यहाँ पर भी मेंडल का प्रथम नियम सही बता रहा है इसे भी। ये बी है तो बी ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, बी के ऊपर है, प्रभावी है। यहाँ पर भी प्रभावी है बी, पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सही है, पर यहाँ पर देखिए ए बी रक्त समूह में एक बार ए बी रक्त समूह को दीजिए, ये अपवाद है मेंडल के प्रथम नियम का। ये अपवाद क्यों है, इस हिसाब से पहले यानी कि यहाँ तो मादा नर युग्मक में ए है, मादा युग्मक में बी है, या मादा में ए है या नर में बी है रक्त समूह, दोनों मिलेंगे तो प्रभावी जीन तो ए आना चाहिए ना यहाँ पर आ रहे हैं दोनों ही प्रभावी है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सहप्रभाविता।
इसे क्या बोलते हैं? सहप्रभाविता का गुण बोलते हैं। सहप्रभाविता गुण क्या होता है? सहप्रभाविता क्या होती है? जिसमें दोनों ही गुण साथ में ग्रो करे। एक भी देख किसी जीव में लक्षणों के दोनों एलील अगर साथ में प्रभावी हो, कोई भी एलील किसी दूसरे एलील को प्रभावी ना करे, वह ही सहप्रभाविता कहलाता है। ठीक है, सहप्रभाविता क्या हो गया? किसी भी जीव के दो लक्षण हो, जैसे मैंने आई ए के बारे में बताया और आई बी के। अगर मैं मेंडल के नियम के अनुसार बात करूं तो जीव में कौन सा रक्त समूह पाया जाएगा? ए ही पाया जाएगा। पर इसमें क्या हुआ है? दोनों आ रहे हैं, देखिए ए और बी आ रहा है। ठीक है, ये दोनों साथ में ही ग्रो कर रहे हैं। किसी ने भी दूसरे को प्रभावित नहीं किया, यही सहप्रभाविता है। और यह मेंडल का नियम का ये अपवाद है। ठीक है, ये याद रखना, ए बी रक्त समूह मेंडल के प्रथम नियम का क्या है? अपवाद है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। मेंडल का दूसरा नियम की ओर बढ़ते हैं अपन। मेंडल का दूसरा नियम या वंशागति का दूसरा नियम या पृथक्करण का नियम क्या है? ये भी पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों अपन। दोस्तों जैसे बात करता हूं मैं, मेंडल का दूसरा नियम या विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं, इसे कई नामों से जानते हैं। ये टी और टी है। ठीक है, ठीक है, टी और टी है, यानी ये लंबेपन का गुण रख रहा है, जैसे मैंने पहले बताया। अब इसमें ये देखिए, ये भी अलग हो गया युग्मक निर्माण के समय, और ये भी युग्मक निर्माण के समय अलग हो गया। ठीक है, मेंडल का पृथक्करण का नियम यही कहता है कि किसी भी जीव में अगर दो लक्षण हो, या मान लीजिए एक ही लक्षण हो, तो दोनों लक्षण क्या करते हैं? संक्रमण के समय क्या होंगे? अलग अलग होंगे। युग्मक बनेंगे तो अलग अलग होंगे, युग्मक बनेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। ये शुद्ध रूप में ही होंगे। युग्मक में क्या होंगे? शुद्ध रूप में ही पाए जाएंगे। यही मेंडल का दूसरा नियम है। मेंडल का दूसरा नियम लिखता हूं मैं यहां पर। अगर नहीं, जीव में दो अलग अलग एलील हो तो युग्मक निर्माण के समय यह अलग अलग हो जाते हैं तथा दोनों एलील अपने शुद्ध रूप में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस मेंडल के दूसरे नियम के ये भी याद रखना है, इसमें कोई अपवाद भी नहीं है। ये अपवाद नहीं, ये बाद में लिखाऊंगा, चलो आपको, इसका कोई अपवाद नहीं है। क्या है मेंडल का दूसरा नियम? जीव में दो अलग अलग एलील उपस्थित हो, जैसे बोनेपन का और लंबेपन का एलील उपस्थित है। इसमें क्या हुआ? युग्मक निर्माण के समय क्या हो रहा है? F1 पीढ़ी से बनने से पहले क्या हो रहा है? युग्मक निर्माण के समय दोनों एलील अलग अलग हो गए।
ये लंबेपन का एलील अलग हो गया और बौनेपन का एलील अलग हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि अर्धसूत्र विभाजन में सब जीव के युग्मक होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें भी अलग अलग हो गए। अब ये युग्मक शुद्ध अवस्था में ही होते हैं। ये देखिए टी लंबेपन का अलग हो गया और बौनेपन का अलग हो गया। यही मेंडल का दूसरा नियम है, इसे ही मेंडल का दूसरा नियम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों एक चीज और नोट करना आप कि इसका कोई भी अपवाद नहीं है, इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है। अब बढ़ते हैं मेंडल के तीसरे नियम की ओर। मेंडल का तीसरा नियम, जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। मेंडल का तीसरा नियम या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। क्या है क्या है ये नियम? दोस्तों मैंने द्विसंकर क्रॉस के बारे में आपको बताया था। ये सब एक संकर क्रॉस में ही होते हैं। ये दोनों नियम एक संकर क्रॉस पर लागू हो रहे हैं। ये केवल मेंडल का तीसरा नियम द्विसंकर क्रॉस पर लागू हो रहा है। द्विसंकर क्रॉस पर लागू हुआ, अच्छा ठीक है, द्विसंकर क्रॉस पर लागू हो गया, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या होगा, दो लक्षण होंगे। द्विसंकर क्रॉस में क्या है, दो लक्षण होते हैं। दोनों लक्षण है ना किसी भी दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करते। यही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। सभी स्वतंत्र रूप से, यदि मान लीजिए स्वतंत्र अपव्यूहन यानी स्वतंत्र रूप से दोनों ही लक्षण अपने अपने किसी को नहीं दबाते हैं और जीव में उपस्थित होते हैं। ठीक है, कैसे मैंने बताया था, एक मैंने उदाहरण दिया था, एक तो गोल और पीले का, मैं इसे प्रैक्टिकल रूप में बता रहा हूँ आपको। फिर एक दिया था मैंने झुर्रीदार हरा। ठीक है, मैंने ये कल बताया था आपको। गोल और पीला यानी राउंडेड और पीला का मैंने वाई और वाई से डिनोट किया था। ठीक है, इसमें छोटा आर और हरा का वाई और स्मॉल वाई से डिनोट किया था। ठीक है, अब इसमें मैं वो निकालूंगा युग्मक। देखिए आर और वाई, आर और वाई। ठीक है, अब ये युग्मक निर्माण के समय देखिए युग्मक निर्माण करेंगे इसका, तो क्या प्राप्त हो रहे हैं अपन को, आर, ठीक है, वाई और वाई। ठीक है, युग्मक निर्माण के समय क्या प्राप्त हो रहे हैं, आर और वाई। कौन सा पौधा बना, ये बना गोल व पीला पादप बना। कौन सा पादप बना, गोल व पीला पादप बना। ठीक है, अब देखिए इस पीलेपन के गुण, इस गोलपन के गुण ने इस पीलेपन के गुण को नहीं दबाया। यही है क्या, मेंडल का तीसरा नियम, जिस स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इस क्या बोलते हैं, इस पीले ने नहीं गोल गुण को दबाया। यही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। मैं इसे लिखा रहा हूं परिभाषा के रूप में, यानी संकरण की द्विसंकर क्रॉस में क्या हो रहा है, द्विसंकर क्रॉस में क्या होगा, द्विसंकर क्रॉस में दो अलग अलग लक्षणों के एलील क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब उपस्थित तो हो रहे हैं, पर कोई भी एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। देखिए द्विसंकर क्रॉस में दो अलग अलग लक्षणों के एलील उपस्थित होते हैं। पहली बात ये जान लीजिए, जैसे गोल व पीले का एलील उपस्थित है, झुर्रीदार और हरे का एक पादप में ये गुण उपस्थित है। मैंने इसका युग्मक निर्माण किया और गोल व पीले कलर का मेरे को वो क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब ये गोल गुण है ना, इस पीले गुण को नहीं दबा रहा, और ये है ना, और ये पीला गुण ना ही इस गोल गुण को दबा रहा है, तो प्रभावित नहीं करता है। यही परिभाषा है, यही स्वतंत्र
अपव्यूहन का नियम। ठीक है, मेंडल का तीसरा नियम भी हो गया। दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि मेंडल ने एक चीज और नोट कर लीजिए अलग से कि मेंडल ने मटर के पौधे पर ही क्यों रिसर्च किया, जिसे पाइसम सटाइवम भी बोलते हैं। मटर के पौधे का चयन ही क्यों, मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया? पहली बात तो क्योंकि वह एक वर्षीय पादप था। एक वर्षीय पादप होता है मटर का क्या होता है? एक वर्षीय पादप होता है। ठीक है, अब एक वर्षीय पादप होगा तो रिजल्ट भी जल्द ही मिल जाएंगे आपको। एक वर्षीय पादप होने के कारण मेंडल को परिणाम के लिए ज़्यादा इंतजार को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज़्यादा समय नहीं लगता। पहला कारण तो यह है कि मटर के पौधे का चयन क्यों किया था, क्योंकि वह एक वर्षीय पादप था, इस कारण मेंडल को जल्दी ही रिजल्ट मिल गए। दूसरा कारण क्या था? क्योंकि मटर का पौधा क्या होता है? मटर का पौधा होता है द्विलिंगी। मटर का पौधा क्या होता है? द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण करवाना आसान होता है, जिससे शुद्ध रिजल्ट, शुद्ध परिणाम प्राप्त होते थे। ठीक है, मटर का पौधा क्या था? मटर के पौधे में कौन सा मटर का पौधा द्विलिंगी था। द्विलिंगी यानी उसमें स्त्री का शरीर पाया जाएगा, पुंख का शरीर पाया जाएगा, परागकण भी खुद ही कर लेगा, सब कुछ खुद ही कर लेगा, वो दूसरे पादप की आवश्यकता नहीं होती थी इसके लिए। तब मटर का पौधा द्विलिंगी होता था, इसलिए उसमें सब परागकण कराना आसान था, है ना, जिससे शुद्ध परिणाम प्राप्त होते थे हमें। तीसरा क्यों? तीसरा एक और है, मटर के पौधे में विपुंसन करवाना आसान होता है। ठीक है, मटर के पौधे में विपुंसन कराना आसान होता है, इसलिए मटर के पौधे का चयन किया था। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, दोस्तों मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, एक क्वेश्चन नोट करते हैं। एक पुरुष में रक्त समूह क्या है? ए है। ठीक है, और महिला में रक्त समूह कौन सा है? बी है। तो संभावित रक्त समूह होगा। ठीक है, ये आपको बताना है कि एक पुरुष में रक्त समूह ए है और दूसरे महिला में रक्त समूह बी है, तो संभावित रक्त समूह कौन सा होगा? ठीक है, ए है, ऑप्शन में दे रहा हूं, ए है, ए, बी ऑप्शन है, ए, सी ऑप्शन है, बी या ओ, डी ऑप्शन है, ए बी या ओ। तो अब बताइए आप, एक पुरुष में रक्त समूह ए पाया जा रहा है, दूसरी महिला में रक्त समूह बी पाया जा रहा है, तो संभावित रक्त समूह कौन सा होगा? ठीक है, आपको ये बताना है। दोस्तों मैं इसे थोड़ा सा हल करके बता रहा हूँ आपको।
रक्त समूह कौन सा है? पुरुष में अनुपात में महिला। अब बच्चे में कौन सा रक्त समूह होगा? बच्चे में, ठीक है, यहाँ पर बच्चे में, ठीक है, बच्चे में कौन सा रक्त समूह पाया जाएगा? ये देखिए, एक तो संभावित देखिए कौन कौन से युग्मक बन सकते हैं। आई ए रक्त समूह है, आई ए। अधिकतम संभावित रक्त समूह, ठीक है, यहाँ पर अधिकतम लिख रहा हूं मैं, अधिकतम संभावित रक्त समूह कौन सा होगा? पुरुष में आई ए है, ए, महिला में आई बी और आई बी पाया जा रहा है, ठीक है। अब अधिकतम संभावित रक्त समूह कौन सा होगा? अब मैं यहाँ पर अधिकतम संभावित रक्त समूह की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, ये एक और कंडीशन ये भी हो सकती है, ठीक है। जब भी ये पूछे कि, जब भी ये बोले कि अधिकतम संभावित रक्त समूह कौन सा होगा, तो आपको दूसरे वाली कंडीशन को ही यूज में लेना है। क्यों? क्योंकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही वो लूँगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा एल को चुनूंगा, ज़्यादा सबसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर तो मैं ए को चुनूंगा तो ए भी आएगा, पर मैं यहाँ पर अधिकतम की बात कर रहा हूँ, न्यूनतम की नहीं बात कर रहा। जब भी मैं न्यूनतम की बात करूँगा तो यहाँ पर दोनों में एक भी ले लूँगा ना, तो ए भी आ जाएगा, ठीक है, ये ए भी ले लूँगा। पर मैं अधिकतम भी संभावित की बात करूँगा जब भी, तो मेरे को हमेशा लूँगा दो ऑप्शन में, इसमें ए भी है और ओ भी है, ये दूसरा बी भी है और ओ भी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रक्त समूह बन सके। अब मैं बता रहा हूँ आपको, इसे मिटा रहा हूँ, मैं कौन सा ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। अब मैं इसका युग्मक बना रहा हूँ, ये युग्मक बना रहा हूँ। ये महिला में कौन सा रक्त समूह है? बी है। पुरुष में कौन सा रक्त समूह है? पुरुष में है ए। अब ये P1 पीढ़ी, P1 भी बोल सकते हैं, P1 पीढ़ी है ये, या जनक पीढ़ी भी बोल सकते हैं। इसके युग्मक बनाएंगे, कौन कौन से युग्मक बनेंगे? आई ए और आई जीरो, ठीक है, दो युग्मक बन गए, एक तो ए वाला और एक जीरो वाला, ठीक है। इसमें भी दो युग्मक बनेंगे, आई बी और आई जीरो, ठीक है। अब क्रॉस कराएंगे। अब क्रॉस कराना तो मैंने आपको बता ही दिया था, आपको अब आ भी गया होगा, तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। पहले तो बी, ए का बी से कराएंगे तो कौन सा संभावित रक्त समूह आएगा? ए बी पहला, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो आई ए और आई जीरो, ठीक है। अब इसे रक्त समूह ओ का क्रॉस रक्त समूह बी से कराएंगे तो तीसरा रक्त समूह आई जीरो, ठीक है। तो रक्त समूह कौन से बने? ये F1 पीढ़ी हो गई। अब बच्चे में रक्त समूह कौन कौन से पाए जाने हैं? बच्चे में रक्त समूह कौन कौन से हो सकते हैं? जब माता का रक्त, पिता का रक्त ए हो और माता का रक्त कौन सा हो? बी हो, तो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, मैंने क्रॉस करवाया तो एक तो ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी रक्त समूह भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा होगा। ए बी नहीं हो सकता है पर नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, और ए और बी ये ऑप्शन में होगा। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी और ओ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।